नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली दुष्कर्म मामले पर राज्यसभा में गृह मंत्री का बयान, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। श्रीलंका में कैद 38 भारतीय मछुआरों की रिहाई पर सरकार गंभीर, लोकसभा में विदेश मंत्री का बयान, श्रीलंकाई नौसेना ने की मछुआरों पर हवाई फायरिंग। जम्मू कश्मीर की 16 सीटों पर 58, झारखंड की 17 विधानसभा सीटों पर 61% से ज्यादा मतदान। तीसरे दौर में उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के मुद्दे पर लीमा में आम सहमति नहीं, भारत की पेरिस समझौता पर सहमति बनाने की कोशिश। और एडिलेड टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 6 विकेट पर 354 रन, डेविड वार्नर का शतक, समी और एरॉन को मिले 2-2 विकेट। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। दिल्ली में रेडियो कैब में महिला के साथ दुष्कर्म के मसले पर आज राज्यसभा सांसदों ने चिंता जाहिर की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि उबेर कैब की सेवाएं तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। राजनाथ सिंह ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सरकार की ओर से हर संभव कदम उठाने की बात भी कही। सांसदों ने रेडियो कैब में 5 दिसंबर को हुए दुष्कर्म के मामले में चिंता जाहिर की। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने उबेर कैब पर पाबंदी के मामले में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर भी गृह मंत्री से सफाई मांगी। गडकरी ने कहा था कि कैब कंपनी पर पाबंदी समस्या का हल नहीं है। नितिन गडकरी जी ने बोला है कि अगर ट्रेन में बलात्कार हो जाए तो क्या ट्रेनें बंद कर दोगे, जहाज में बलात्कार हो जाए तो क्या जहाज बंद कर दोगे, बसों में बलात्कार हो जाए तो क्या बसें बंद कर दोगे। तो यूबर को क्यों बंद किया गया? आप सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगर कंट्री का ये बात बोल रहा है तो इसमें गृह मंत्रालय का क्या इसमें वो है? एक विभाग दूसरे विभाग का बोल रहा है, कृपया बताने का कष्ट है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुष्कर्म मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वह पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, सर्वत्र उसकी निंदा की जानी चाहिए। और साथ ही मैं अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने अधिक से अधिक प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं वह हमारी सरकार वह प्रभावी कदम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाएगी। इससे पहले गृह मंत्री ने इस मामले पर सदन में विस्तृत बयान दिया, जिसके बाद सांसदों ने इस पर सरकार से सफाई मांगी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सवाल किया कि कैब ड्राइवर इससे पहले भी जब अपराध कर चुका था तो उसे रजिस्ट्रेशन कैसे हासिल हुआ। गृह मंत्री ये जरूर स्पष्ट करें कि आप कैसी प्रक्रिया बनाएंगे जिससे जो भी गाड़ी है, जो भी ड्राइवर है, उसकी बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसकी अपराध की और इस सारे ड्राइवर्स का, चाहे फॉरेन कंपनीज का है, चाहे हिंदुस्तान की रेडियो टैक्सी सर्विस है, एक सेंट्रल डेटा बैंक हो। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने 2 साल पहले 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए बलात्कार मामले का जिक्र किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के निर्भया कोष के इस्तेमाल पर सरकार से सफाई मांगी। दिल्ली में कोई जीपीएस नहीं है पब्लिक सर्विसेज के अंदर सर। और सर सबसे बड़ी बात ये इसी लड़की के बाप ने कहा, निर्भया के ने, कि ट्रायल कैसी ट्रायल, जितने भी विक्टिम्स हैं उनके खिलाफ जो गवाही होती है दे टर्न होस्टाइल। कैसा कानून है, कैसी व्यवस्था है, कैसी सिविल सोसाइटी है, कैसे हम मर्द हैं और हमें अपने मर्द होने पर अफसोस है कि हमारे जैसे लोगों के रहते हुए इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सीपीएम सहित कई दलों के नेताओं ने दुष्कर्म के मामले पर चिंता जाहिर की और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। गृह मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने कानून को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत पर बल दिया। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। तो सरकार ने साफ किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो हर संभव कदम उठाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जो पिछली बार घोषणा हुई थी धौला कुंवर कांड के बाद, क्या उन तमाम बातों पर अमल किया जा रहा है? चूक कहां पर हो रही है? क्यों बार बार ये घटनाएं सामने आ रही है? हमारे साथ हैं मनीष छिब्बर, जो कि सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस से। मनीष, स्वागत है आपका। मनीष, याद होगा धौला कुआं कांड, उसके बाद भी कुछ इसी तरह की बातें हो रही थी, सरकार इस तरह के आश्वासन दे रही थी।
स्थिति कमोबेश वही दिख रही है, कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं, देखिए, कानून में कुछ तब्दीलियां हुई, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, उसके कुछ सिफारिशों को गवर्नमेंट ने माना, यूपीए गवर्नमेंट ने लाके कानून में भी बदलाव किया। लेकिन सब लोग अब अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट भी मॉब की तरह, जो सड़क पे एक आम आदमी चल रहा है जिसको हर बात पे गुस्सा आ रहा है, गवर्नमेंट भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है। सिस्टमिक चेंजेस तो आप कर नहीं रहे हैं। आप ये सबसे पहले तो आज तक सब गाड़ी वाले के पीछे पड़ गए, मेरू मेरू मेरू, और ये उबेर। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप सबसे पहले ये तो देखिए कि उसके पास परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद वो चल कहाँ से रहे था। और जो दूसरा कि अगर was he could he have actually been part of the system, उसको एक कंपनी है जो यूएसए में बैठी है, पेमेंट आपकी बाहर जा रही है, वो पेमेंट नहीं ले सकता है, पेटीएम के किसी एक कंपनी के साथ उसने टाई अप किया है, पैसे जा रहे हैं, तो वो सारे एजेंसी, सारे ऑफिसर वो कहाँ है जिनका काम था कि ये गाड़ी सड़क पे ना हो। उसके बाद तो आप गाड़ी वाले पे आइए। अब आप कह रहे हैं कि उसके खिलाफ और भी मुकदमे थे, तो मुकदमे अगर थे और अगर वो चल रहे हैं तो इसका मतलब वो दोषी नहीं है। एक उस पे रेप केस था, उसमें से वो मुक्त हो गया हुआ है। तो आप कितने लोगों को, जितने ड्राइवर हैं उसमें से मैं आपको ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें कई और होंगे जो इसी तरह के अपराधों में लिप्त हैं, आप उनको रोकिए। लेकिन जब अगला, ईश्वर ना करे, अगला जब रेप होगा तब ये दोबारा से उठेंगे, किसी और कंपनी का नाम लेंगे और कहेंगे आप इनको, इस कंपनी को आप बंद कर दीजिए। बंद करने से कोई समस्या का समाधान नहीं है। समाधान ये है कि आप सिस्टमिक चेंजेस करिए, आपकी सड़क पे ये गाड़ी ना चले, आप उसको रोकिए। और मनीष, ये भी कहा जा रहा है कि जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद सरकार ने कई बड़े कदमों की घोषणा की थी, एक बड़े फंड का ऐलान किया गया था, लेकिन जहां तक जानकारी है वो तमाम जो कदम मैं कहूँ या फंड थे जस के तस हैं, कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा। देखिए, 6,000 या 7,000 करोड़ के करीब का फंड था जो सो कॉल्ड निर्भया फंड, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। अब आज जो गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया है उसमें कहीं भी नहीं ये कहा कि एक भी महिला को फंड में से कुछ मिला या नहीं मिला। आप महिलाओं को, आपने कहा था कि हम स्पेशल महिलाओं के लिए पुलिस लाएंगे, वो नहीं हुआ। एक दल ऐसा आया जिसने दिल्ली में कहा हम महिलाओं के लिए कमांडो लाएंगे, वो दल ही नहीं रहा, अब दिल्ली में सरकार नहीं है। तो ऐसे कई चीजें थी। आपने कहा हम स्पेशल गाड़ियां चलाएंगे, कितनी गाड़ियां वैसी चल रही है सड़क पे, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैंने तो बहुत कम गाड़ियां ऐसी देखी हैं। तो आप सिस्टमिक चेंजेस करिए, ये वक्ती बातें हैं। आप इमीडिएट जो रिएक्शनरी ना हुई है, आप विजनरी हुई है। आप आज, अगर मैं चाहता था कि गृह मंत्री जब स्टेटमेंट दे रहे थे वो इस बात की एक रूपरेखा संसद के सामने रखते कि वो क्या क्या ऐसे कदम ले रहे हैं जिससे ये काम दोबारा नहीं होगा। ये कह देना कि हम कानून में बदलाव करेंगे, अब कितने कानून आप बदलाव करेंगे? क्योंकि आप बदलाव करके कानून वैसे का वैसा ही रहता है, बदल भी जाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आपकी लेक्सिटी रहती है। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट गंभीर होकर इस मुद्दे पे बैठे, विचार करे और एजेंसीज को इन्वॉल्व करे और एक कुछ ऐसा करे जिससे ये रिपीट ना हो। और मनीष, ये भी बार बार सवाल उठता है कि जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, मैं कहूँगी हादसे होने के बाद सारा का सारा ब्लेम पुलिस पर आ जाता है। पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं, जो वरिष्ठ आला अधिकारी रिटायर्ड हैं, वो कहते हैं कि भाई पुलिस का काम क्राइम होने के बाद अपराधी को पकड़ना और सजा दिलाने का है। वहां पर अगर हमसे चूक हो रही तो जरूर पुलिस को कोसिए, लेकिन उससे पहले जहां से परमिट की जिम्मेदारी, जिसको परमिट देना है, जिसको चेक करना है, वो एजेंसियां असल में कर क्या रही है? उनके खिलाफ ना तो कोई आवाज उठाता है और ना ही सरकार शायद उस तरफ ध्यान दे रही है। देखिए, मैंने इसको आपको थोड़ा, दिल्ली में बहुत ज्यादा इमारतें गिरी अभी पिछले कुछ सालों में, कई लोगों की जानें गई, लोग सड़कों पे भी आए, लोगों ने बयान भी दिए, नेताओं ने भी कहा कि पुलिस क्या कर रही थी। आप पहले उस इंजीनियर को तो पकड़े ना जिसने वो इमारतें 6-6 मंजिल की बनने दी। सेम मैं शुरू में मैंने आपको कहा कि जो अब ये सब लोग कह रहे हैं, अब ये इट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब लोग कह रहे हैं कि ये गाड़ी मान्य नहीं थी, इसके पास कोई कुछ, इस कंपनी के पास कुछ ऐसा नहीं था कि ये ऐसी गाड़ी यहाँ पे चला सकती। किस एजेंसी ने रोका उसको? क्या किसी ने उसको रेड फ्लैग किया? किसी ने सवाल उठाया? किसी ने रोकने की कोशिश की?
पुलिस तो हमेशा जब अपराध हो जाता उसके बाद आती इन्वेस्टिगेशन करेगी, रिपोर्ट करेगी। उन्होंने इसको पकड़ा है, मतलब मैं तो कहूंगा पुलिस को अपनी पीठ खुद तो थपथपानी चाहिए कि हमने इतनी जल्दी उसको पकड़ लिया और उसका सारा कच्चा चिट्ठा भी लोगों के सामने ले आ दिया। लेकिन जो बाकी एजेंसीज है, सिर्फ पुलिस इसको नहीं, पुलिस हमेशा जब अपराध हो जाएगा उसके बाद आएगी, उसका रूल शुरू होता जो उसको रोकना है। अब आप देखिए ना, ये कितना समझदार था कि इसने जो पुलिस वेरिफिकेशन भी थी वो भी खुद ही करके आपको पेश कर दी। अब उसमें पुलिस क्या करेगी? क्या कोई एजेंसी थी गवर्नमेंट में, किसी और विंग में, रोड ट्रांसपोर्ट किसी महकमे में रीचेक करने की जो ये चेक करती कि क्या इसका वो सही है या नहीं? जैसे उसने दिया आपने रख लिया। तो किसी और की आप लायबिलिटी बनाइए ना, किसी और को आप रखिए कि ये कल को अगर इसमें कोई भूल चूक होगी तो हम आपको जिम्मेवार मानेंगे। ऐसा तो होना नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज में हमें पुलिस चाहिए। पुलिस नहीं है तो कानून बदल देंगे। अब आप कितने कानून बदलिएगा? मनीष, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा है, और मैं कहूं कि सरकार किसी की भी रही हो, तमाम दल कहते हैं हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कड़े कदम उठाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून है, लेकिन क्या ये कहूं कि तमाम जो एजेंसियां हैं जहां पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जो शुरुआती एजेंसी जिनकी जिम्मेदारी प्राथमिकता पर बनती है, वो शायद आंखें मूंदे रहती हैं ऐसे मसलों पर। देखिए, जनरली होता क्या है, मैंने कहा ना कि हम लोग रिएक्शनरी हैं। अनफॉर्चुनेटली सड़क पे जो 4 गुंडे या 4 अनपढ़ लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी वैसे ही बिहेव कर रही है। अब आप देखिए, गृह मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं और होम मिनिस्ट्री की तरफ से चिट्ठी गई है सब स्टेट्स को कि आप ऐसी सब सर्विसेज को बंद कीजिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और जो रोड्स मिनिस्टर है वो स्टेटमेंट को छोड़ दे रहे हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, मेरे को नहीं समझ आ रहा ये कैसे, किस कानून के तहत आप कर सकते हैं, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आप देखिए, चेंज ऐसा करिए, कुछ इस चीज का एक पक्का हल ढूंढिए। आप सब एजेंसीज को बिठाइए और आप एक ऐसा फुल प्रूफ मेथड इस्तेमाल करिए, आप लेके आइए, इम्प्लीमेंट कीजिए उसको तरीके से, ताकि इस घटना का रिपीट ना हो। अदरवाइज क्या होगा, आपने आज संसद में गृह मंत्री का स्टेटमेंट दिया, हम लोगों ने यहाँ चर्चा की, कल अखबार में कंपनी को आप ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई और कंपनी आ जाएगी। ये नहीं आएगी, उबेर नहीं आया तो कुबेर आ जाएगा, कुबेर नहीं आया तो कोई और नाम से आ जाएगा। मतलब देखिए, इस दुनिया में समझदार लोगों की तो कमी नहीं है ना, और अपराधी भी उतने ही समझदार, कानून से 2 कदम आगे चलते। तो एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है कि आप इस बात ये एक नई सरकार है, इस सरकार का आई ओपनर है, और ये इनको इससे सबक लेके एक बड़े तरीके से सब एजेंसीज को कोऑर्डिनेशन और सिस्टमिक चेंज आप कह रहे हैं कि इसकी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। पेमेंट और सेटलमेंट संशोधन विधेयक को आज लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इस विधेयक का मकसद देश के वित्तीय बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता लाना है। इसमें रेगुलेशन कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बनाने का प्रावधान है। पेमेंट और सेटलमेंट संशोधन विधेयक बहस के बाद मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि इसे लेकर सरकार पर G20 देशों का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनदेखी नहीं कर सकता। Can't afford to live an isolationist existence. We can't provide a banking system which is inconsistent, or a financial system which is inconsistent with global standards. So 2008, 2009, 2010 and the finalization of those standards with regard to these service providers, which was finally decided in 2012 when the UPA was in power. And I find nothing wrong with it, because that is how the entire financial system has to evolve. Otherwise, if we have an obsolete financial system, the world will not trust us to the level to speak on the... तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल के सांसदों ने कहा कि सरकार को G20 देशों के दबाव में आकर कानून नहीं बनाना चाहिए, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने बिल का समर्थन किया। The finance minister in a hurry to pass the bill. He has stated in the objection reasons that the G20 countries feel that the system should be introduced in this country. This act is indeed
a very positive legislation for the smooth conduct of the payment system as it recognizes the concept of netting, gives finality of settlement to the transactions. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद लेन देन की व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी। प्रणव गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने आज कहा कि कपास की ज्यादा पैदावार और कम निर्यात के चलते कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि कपास कीमतों में गिरावट के मद्देनजर सरकार किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने कपास कीमतों में गिरावट के चलते किसानों की आत्महत्या पर चिंता जताई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पूछा कि सरकार कपास के उत्पादकों को राहत देने के लिए क्या कदम उठा रही है। Is the government of India looking at paying up 300 crores which are pending with NAFED? Since Cotton Corporation of India is helping government of Maharashtra for this procurement, but the MSP has become a huge problem. So what intervention is the government and the department doing towards addressing the NAFED issue? कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने माना कि दुनिया भर में कपास की अधिकता के कारण निर्यात पर असर पड़ा है। कृषि मंत्री ने कहा कि भारतीय कपास निगम 92 जिलों के 340 केंद्रों में समर्थन मूल्य के जरिए कपास की असीमित खरीद से किसानों की मदद कर रहा है। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो फेडरेशन है वो सीधे खरीद कर रही है और पिछले बार नैफेड ने फेडरेशन के माध्यम से 54 क्रय केंद्र खोले थे और इस बार 64 क्रय केंद्र खोलकर फेडरेशन अपना ये काम कर रही है। इस साल कपास की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी निचले स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान परेशान हैं। श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार श्रीलंका की जेलों में कैद 38 भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है। लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा कूटनीतिक स्तर पर भी उठा रही है। इस बीच श्रीलंकाई नौसेना ने आज तमिलनाडु के मछुआरों पर हवाई फायरिंग की। श्रीलंकाई जेलों में कैद भारतीय मछुआरों का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में उठा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि मछुआरों की रिहाई प्राथमिकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि नौकाओं में खास जीपीएस सिस्टम लगाकर मछुआरों की सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं कि नेशनल ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं और ये इतना अच्छा सिस्टम है, अध्यक्ष जी के नौका पर ही लगा होगा ये ट्रांसपोंडर के माध्यम से और 50 किलोमीटर तक हम अपने मछुआरों को ट्रैक कर सकेंगे। और केवल इतना ही नहीं, इस ट्रांसपोंडर के माध्यम से जब वो हमारी समुद्री सीमा लांघेंगे तो एक सायरन बजेगा जो उनको पूर्व चेतावनी दे देगा कि अब तुम भारतीय सीमा से लांघ रहे हो, श्रीलंका के वाटर्स में वहां मत जाइए। विदेश मंत्री ने कच्चा तीवू द्वीप के मुद्दे पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद एआईएडीएमके सांसद एम थम्बीदुरई ने कच्चा तीवू को श्रीलंका से वापस लेने के लिए विधेयक की मांग की। When you are doing for that, giving setting certain area from that Bangladesh with that Calcutta area, when you are bringing, whether you have brought such kind of bill in the parliament to give the कच्चे तीवू to Sri Lanka, that is I want to know. उधर कच्चा तीवू समेत कई दूसरे इलाकों के नजदीक भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना ने हवाई फायरिंग की और 20 से ज्यादा जाल बर्बाद कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों पर 58% वोट डाले गए। तीसरे दौर के मतदान के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत 138 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर के विधानसभा चुनाव में 3 जिलों की 16 सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ। पहले 2 दौर की तरह इस बार भी मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की। The overall percentage in the entire phase 3 comprising these 16 assembly constituency, so far we have recorded 58%, which was 52.13% in the year 2008 assembly elections. इस दौर में राज्य के 3 जिलों बारामूला, बड़गाम और पुलवामा की 16 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें बारामूला की 7, बड़गाम की 5, पुलवामा की 4 सीटें शामिल हैं। अलगाववादियों की धमकी और कड़ाके की सर्दी के बावजूद ज्यादातर मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए लंबी कतारें नजर आईं। उरी, सोपोर, पुलवामा और बड़गाम में वोटरों में भारी उत्साह दिखा।
सर्दी के बावजूद भी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पोलिंग स्टेशन पे आए हैं। हम भी यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे एक मुकम्मल और अच्छी हुकूमत बने। हम ये कि एक्सपेक्टेशन हमारी है जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारों के लिए जो उसी की तरफ तवज्जो दे। वोट एक अमानत है ताकि एक अच्छा नुमाइंदा हम चुने और अच्छा नुमाइंदा चुन के वो हमारे जितने भी यहाँ के हमारे इस इलाके के जितने भी काम है, अनएम्प्लॉयमेंट है या दूसरे जो तरक्याती काम हैं उनमें हमारे मदद करे। हमारे यंग मैन इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको ये है कि हमें एक एजुकेटेड नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारी रहबरी आगे अवाम में कर सके और इनकी मुश्किलात को दूर कर सके। मंगलवार के मतदान के जरिए जिन 138 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला हुआ उनमें सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर, स्वास्थ्य मंत्री ताज मोहिउद्दीन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान अनीस सोज और पीडीपी नेता जावेद मुस्तफा समेत कई दिग्गज हैं। नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड में भी तीसरे दौर में 17 विधानसभा सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा है। इस दौर में 289 उम्मीदवार मैदान में थे। झारखंड में तीसरे चरण में भी मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी तादाद में मतदाता पहुंचे। राज्य में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। रांची और रामगढ़ में दोपहर बाद मतदान की रफ्तार और बढ़ी। नौजवानों के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर वोट डाला। राज्य में इस दौर में कुल 50,16,657 को वोट डालने का अधिकार था। इसमें से 61% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। The first phase was 63.18, second phase was 66.98, and this phase till now it is 61, which may go 1 or 2%. So that was only in 3 assembly constituencies, which were to poll till 5 p.m. So the report would be coming. The final figures will be coming little late. We'll let Mr. Oja know and I think. इस दौर में 17 में से 14 सीटें नक्सल पीड़ित इलाके की हैं। इस वजह से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर से भी मतदान केंद्रों की निगरानी की गई। गिरिडीह की धनवार में नक्सलियों ने गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उसे नाकाम कर दिया। विधानसभा चुनाव के अवसर पर कुछ सूचना मिली थी कि इधर नक्सली का मूवमेंट है, जिस पर हम लोग आए। उसी में वो नक्सली के ओर से हम लोग पर फायर किया गया। हम लोग भी फायर किए। उन लोग कमजोर पड़ते देख अपने आप को सब भाग गए। झारखंड में 8 जिलों की जिन 17 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ उसमें कोडरमा की 1, हजारीबाग की 4, रामगढ़ की 2, गिरिडीह की 1, बोकारो की 2, चतरा की 1, सरायकेला खरसवां की 1, रांची की 5 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में 1 विधानसभा सीट खिजरी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं 2 सीटें कांके और सिमरिया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बाकी सभी 14 सामान्य श्रेणी की सीटें हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने करीब 27,410 कर्मचारियों को तैनात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एडिलेड टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 354 रन बना लिए हैं। पहले दिन का खेल डेविड वार्नर के नाम रहा, जिन्होंने 145 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सामी और वरुण एरॉन को 2-2 विकेट मिले। कप्तान माइकल क्लार्क ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 145 रन बनाए। ये उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक था। सलामी बल्लेबाज रॉजर्स सिर्फ 9 रन बनाकर ईशांत शर्मा का शिकार बने। वॉटसन ने 14 रन बनाए, मार्श ने 41 और लॉयन ने 3 रन बनाए, जबकि ब्रैड हेडिन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। स्मिथ 72 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर 354 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से मोहम्मद शामी और वरुण एरोन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि ईशांत शर्मा और केवी शर्मा के खाते में 1-1 विकेट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।